हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीके पोलिस्ते केमिस्ट्री ट्यूटर यूट्यूब चैनल में। आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है एटम का सफर अभी तक। 1804 से कहानी स्टार्ट हुई, 2020 पे आ चुकी है। अप्रोक्सीमेट 216 ईयर्स, 216 साल की कहानी आज हम डिस्कस करेंगे। 11th क्लास में सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो एटम के बारे में डिस्कस करता है। एटम कैसे बना, एटम के बारे में मैं कैसे स्टडी की, तो वही बात आज हम स्टडी कर रहे हैं। बहुत अच्छी कहानी है। 216 साल बड़े इंटरेस्टिंग ईयर्स हैं। 216 साल आप जब इनको सुनोगे तो आपको लगेगा कि एटम की कहानी किसी महान खलनायक से कम नहीं है, और आज भी एटम साइंस के ऊपर राज कर रहा है। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से कैसे है। आप सबको पता है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में एटम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एटम का नाम आते ही दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आने लग जाते हैं, और इसकी शुरुआत कहां से हुई वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत साल पहले, अर्ली इन द 19th सेंचुरी, यानी कि 1804 में, 1804 में एक साइंटिस्ट आए बेटा, जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। देखो, पहले साइंस बहुत अच्छे से चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी साइंस में, नई नई डिस्कवरियां हो रही थी, स्टडी हो रही थी। तभी एक विलन ने एंट्री मारी जिनका नाम है जॉन डाल्टन। विलन नहीं बोलेंगे, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। इन्होंने 1804 में एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी। इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी जिसको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोला गया। फिर उन्होंने इसको 1808 में मॉडिफाइड कर दिया, तो इसको मॉडिफाइड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना गया। इस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा कि इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है वो बिल्कुल इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है। इंडिविजुअल मतलब जो टूट नहीं सकते, और उन पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं। तो इन्होंने कहा भी इस संसार में जो भी मैटर है वो सब इंडिविजुअल पार्टिकल से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और पूरे वर्ल्ड के सामने एक वर्ड दे दिया, एटम। एटम बेटा ग्रीक का वर्ड है, इसका मतलब ही इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल, अटूट जिसको हम बोलते हैं, ये ग्रीक का वर्ड है, तो एटम हमें पता होना चाहिए। अब 1804 में पूरे संसार के सामने, वर्ल्ड के सामने एक नाम आ गया जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब क्वेश्चन आया, ये एटम दिखता कैसा है? एटम की स्ट्रक्चर कितनी है? एटम के पास कितनी लंबी सेना है? क्या एटम के अंदर कुछ और भी है? एटम का साम्राज्य कैसा है? एटम के पास क्या क्या है? कहाँ इसके सिपाही, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब वर्ड नहीं पता थे, बाद में पता चले। ये सारी बातें साइंस के सामने आ गई। एटम एग्जिस्ट कैसे करता है? एटम क्या स्टेबल है या स्टेबल नहीं है? ये कैसे केमिकल रिएक्शन करता है? ये सारे क्वेश्चन दिमाग में घूमने लगे। और शुरुआत हुई सबसे पहले 1879 में। 1879 में एक साइंटिस्ट आए बेटा, विलियम क्रूक। विलियम क्रूक नाम के साइंटिस्ट आए बेटा। विलियम क्रूक ने एक क्रूक ट्यूब बनाई। क्रूक ट्यूब उन्होंने बनाई, और इस क्रूक ट्यूब का यूज करके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट से एक कैथोड रेज, एक नई डिस्कवरी करी जिसको हम कैथोड रेज बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये कैसे हुई, ये सारी डिस्कवरियां, ये सारी मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरी ब्रीफली समझाऊंगा कैसे क्या क्या हुआ था। ठीक है, फिलहाल हम पूरी कहानी को डिस्कस कर रहे हैं कि आज तक क्या चल रहा है, तो देखेंगे ध्यान से। विलियम क्रूक ने 1879 में सबसे पहले क्रूक ट्यूब बनाई, और वहां से एक डिस्कवरी की, कैथोड रेज की। अब इनकी कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट को दो अलग अलग साइंटिस्टों ने पढ़ा। पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कस किया, और दूसरे थे बेटा जे थॉमसन।
गोल्डस्टीन ने क्या कहा 1886 में, जैसे कैथोड रेज होती है इसी के एक्सपेरिमेंट को स्टडी करके इन्होंने बेटा एक एनोड रेज भी बताई कि एनोड रेज भी होती है, और एनोड रेज से इन्होंने प्रोटॉन को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया? प्रोटॉन को। जे थॉमसन ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और वहां से एक बहुत बढ़िया डिस्कवरी की जिसको आज हम इलेक्ट्रॉन के नेम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और ये डिस्कवरी कब की गई? 1897 में। अब जे थॉमसन को पता चला कि भैया एटम के अंदर प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो इन्होंने 1904 में मॉडल ऑफ एटम यानी कि फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम दिया, जिसको थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम या इसको वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। बाद में फेल हो गया था, बट ये केमिस्ट्री का एटम के बारे में पहला मॉडल था जिन्होंने कहा कि एटम वाटरमेलन की तरह होता है, जिसमें रेड कलर का पोर्शन है वो प्रोटॉन की तरह है और जो सीड है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन की तरह है। वो बाद की बातें हम डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल, वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। ये बाद में फेल हो गया। अभी तक हमें पता चल गया कि एटम के अंदर प्रोटॉन है और क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट आगे चलते गए तो एक साइंटिस्ट आए बेटा, रदरफोर्ड। अब एंट्री हो गई, थोड़ा सा आगे चलते हैं 1911 में। 1911 में रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने एक नया वर्ड डिस्कस किया जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कस किया उन्होंने। फिर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से आगे चले हम, हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट आए। हेनरी मोजले ने यह कहा कि अगर सभी प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और मास एक्चुअल में प्रोटॉन में ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो ना के बराबर है, तो हम कंप्लीट एटम का मास निकाल सकते हैं। कैसे? प्रोटॉन को काउंट कर लो, इनटू में प्रोटॉन का मास कर दो। लेकिन उस बात को अब देखो, यहां तक बात पहुंच गई 1911 तक। 1911 के बाद 1913 में हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि जो मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम वो किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। लेकिन चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने जब इसको डिस्कस किया, स्टडी किया, तो ये बात बेटा फेल हो गई। अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूं। अभी तक बात कहां कहां चल रही है, आई होप आपको समझ में आई होगी। हेनरी मोजले ने जो बात बताई, देखो मैं यहां पर डेट लिखता जा रहा हूं ताकि आपको पता चले, साइड बाय साइड आपको पता चलेगा। यहां से बेटा एक वर्ड आ गया एटम, और ये क्या था हमारा? कैथोड रेज के लिए क्रुक, विलियम क्रुक नाम के साइंटिस्ट ने कैथोड रेज के बारे में बताया। फिर उसके बाद 1886 में गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन के बारे में बता दिया, और फिर 1897 में जे थॉमसन ने बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। ठीक है। और उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आ गया। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने बेटा न्यूक्लियस के बारे में बता दिया। ठीक है। फिर 1911 के बाद 1913 में हेनरी मोजले नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने ये बता दिया कि मास ऑफ एटम, यानी एटम का मास निकालना है तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। लेकिन इसी बात को 1932 में चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने पढ़ा
और हेनरी मोजले की बात उन्होंने गलत प्रूफ कर दी, और यहां से एक नई डिस्कवरी हुई जिसका मतलब था न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, न्यूट्रॉन डिस्कवरी हुई। अब देखो, अभी तक हमें पता चल गया कि भैया इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियस है। और जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, यहां जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ये बता दिया कि जो प्रोटॉन है बेटा और न्यूट्रॉन है, एक्चुअल में ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट चला वो काफी देर तक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये पता चला, अब देखो यहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी एटम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और पता चली। और वो कौन कौन सी बातें थी, सुनेंगे ध्यान से। ये पता चला कि जो एटम है बेटा, इसके अंदर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये दोनों है, यानी कि ड्यूल नेचर है। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, यानी एटम के बारे में बेटा ड्यूल नेचर है। इन सब के एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे वेव नेचर के, मेनली, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो यहां से क्या बन गया, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में कुछ ड्रॉबैक्स आ गए बेटा। ठीक, इन ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए नेल्स बोर नाम के साइंटिस्ट आए, जिन्होंने बोहर मॉडल ऑफ एटम दिया, बोहर मॉडल ऑफ एटम। और ये मॉडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मॉडल ने बहुत ज्यादा एटम के बारे में बताया। इन्होंने कहा न्यूक्लियस के अराउंड कुछ एनर्जी लेवल है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, इनकी वेलोसिटी क्या है, इनका डिस्टेंस क्या है, ये सारी बातें इन्होंने बताई। अब बोहर मॉडल तक बातें बहुत अच्छे से चल रही थी। बोहर मॉडल मोस्ट ऑफ चीजों को जस्टिफाई कर रहा था। तभी केमिस्ट्री में एक नई साइंस आ गई, एक नई केमिस्ट्री आ गई, जिसका नाम है क्वांटम केमिस्ट्री। ध्यान से समझना भी, यहां तक बातें क्लियर हो गई। यहां तक पता चला एटम का सफर क्या चल रहा है। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें बताते जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी ने नहीं बताया कंप्लीट कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है। अभी तक कंप्लीट किसी को भी नहीं पता है कि एटम की स्ट्रक्चर क्या, एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है। बस धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें पता चल रही है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अराउंड भी इलेक्ट्रॉन, बट है कहाँ, ये सारी बातें पता चलेंगी। अब केमिस्ट्री में एक नई केमिस्ट्री आ गई जिसको क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाना गया। देखेंगे ध्यान से बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब जो हम पढ़ रहे थे ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट था, क्लासिकल मैकेनिक्स। अब आ गया क्वांटम मैकेनिक्स। तो यानी कि साइंस को अब मेनली दो पार्ट में बांटा गया, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स मेनली बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए थी, यानी कि एटम के लिए थी। और क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स जब भी आई तो उन्होंने क्वांटम और वेव मॉडल ऑफ एटम दिया, जिसको क्वांटम या फिर वेव मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। ये बात इन्होंने बताई। और इसी के अंदर हमने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े बेटा। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर के लिए डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट पढ़ा। और साथ में एक और बहुत बढ़िया पॉइंट आया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स में दो बहुत अच्छे से मॉडल पढ़े। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में, मेनली हाइजेनबर्ग में, ये बात प्रूव की गई
कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं निकल सकता, लेकिन बोर ने तो निकाला था, लेकिन इन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये एक साथ नहीं निकल सकता। तो यहां से जाकर के बोहर मॉडल क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। तो यही किसकी रीजन हुआ, फेलियर ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल के फेल होने का रीजन भी मेनली यही बने कि इन्होंने बोहर मॉडल को फेल कर दिया। उसके बाद बेटा 1926 में ही 1926 में एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटेलिजेंट या फिर बोल सकते हो मेन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है अर्विन, मैं नाम लिख देता हूं बेटा, अर्विन स्क्रोडिंजर। अर्विन स्क्रोडिंजर, स्क्रोन SC देखते हैं, स्क्रोडिंजर SCHRONDINGER, अर्विन स्क्रोडिंजर। अर्विन स्क्रोडिंजर ने 3D मॉडल ऑफ एटम के बारे में बात की, 3D मॉडल ऑफ एटम, और इन्होंने नए नए वर्ड दिए जिनको हम ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने अलग अलग ऑर्बिटल बनाए। इन्होंने कहा कि भैया जो प्रिंसिपल सेल है जो बोर मॉडल में बताई थी, एक्चुअल में इनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां तक चलते चलते हमें पता चला न्यूक्लियस के अराउंड प्रिंसिपल सेल है जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं, जो बोर मॉडल ने बताया। और फिर स्क्रोडिंजर ने ये कह दिया कि भैया ऑर्बिट के अंदर भी ऑर्बिटल है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी पोजीशन अलग अलग हो सकती है, यानी कि ऑर्बिटल की अलग अलग स्ट्रक्चर इन्होंने बताई। तो पता चला कि एक s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल होता है, एक d ऑर्बिटल और एक f ऑर्बिटल। और s ऑर्बिटल एक तरह का है, p ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं, d ऑर्बिटल 5 तरह के होते हैं, f ऑर्बिटल 7 टाइप्स के होते हैं। तो अलग अलग ऑर्बिटल के बारे में बताया। अब केमिस्ट्री हो गई कंफ्यूज। उन्होंने देखा यार अलग अलग साइंटिस्टों ने पूरे 100 साल से ज्यादा लगा दिए, अलग अलग स्ट्रक्चर दिए। अब क्या करें, एटम की स्ट्रक्चर क्या, कोई भी एक साइंटिस्ट जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने क्या किया, सभी एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और ये देखा भी कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी बात सही है, उन सबको पकड़ के निचोड़ दिया, यानी कि उन सबका क्या कर लिया, कंक्लूजन निकाल लिया। और उन कंक्लूजन से एक नया नाम बनाया गया, क्वांटम नंबर्स। तो एक नया पॉइंट आ गया बेटा, क्वांटम नंबर्स। देखें ध्यान से, क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स, ये क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 4 क्वांटम नंबर है। ये हमें एटम के बारे में बताएंगे कि एटम में न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के बाहर कौन सा एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें क्वांटम नंबर हमें बताएगा। फिर क्वांटम नंबर के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को कैसे भरना है। ये तो बता देंगे कि ये ऑर्बिटल यहां पर है, इसी में इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, इसमें इतने होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे। तो उसके लिए हमें फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस किया हमने, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और इसमें हम बेटा मेनली कुछ प्रिंसिपल पढ़ेंगे। आउफबाउ प्रिंसिपल, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आउफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अरेंजमेंट, ग्रीक का वर्ड है, लैटिन का वर्ड है। और उसके बाद पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। उसके बाद पढ़ेंगे हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ये बात चलते चलते साइंस बिल्कुल लास्ट तक पहुंच गई एटम के, और धीरे धीरे हमें क्वांटम नंबर से एटम की डिस्क्रिप्शन पता चल गई, ठीक है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में भी बता दिया गया। लेकिन आज तक भी देखो 1804 से बात स्टार्ट हुई, अब घूमते घूमते आ जाओ
2016 में। 2016 में 3 साइंटिस्टों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया कि उन्होंने एक ऐसा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाने के बारे में बताया जिससे वो एटम जैसे पार्टिकल्स को की पिक्चर ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई भी रिजल्ट मतलब उन्होंने कोई ऐसा नहीं दिखाया है, या एक दो दिखाए हैं, वो अंडर स्टडी चल रहे हैं। और 1816 से हम धीरे धीरे 1804 से 2016 में नोबेल प्राइज मिलने के बाद हम धीरे धीरे 2020 में आ गए हैं। अभी भी एटम हमारे लिए क्या है, देखना पॉसिबल नहीं हो पाया है। अभी तक हम एटम को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, कैसे एक्सरे पास करते हैं पार्टिकल पे, एक्सरे से टकरा के वापिस आते हैं, उसको स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग टनल थेरेपी उसको बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कैनिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको बोलते हैं, उससे हम एटम को डिस्कस करते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था, एक छोटी सी कहानी थी एटम के बारे में। और आज भी एटम साइंस के सामने एक चैलेंजिंग है। आज भी हम ये सोचते हैं कि कब हम एटम की स्ट्रक्चर को देख पाएंगे। स्टडी कर पाते हैं, लेकिन एक्चुअल में अपनी आंखों से हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या कुछ ऐसा सिस्टम यूज करके हम कब एटम को देख पाएंगे, आज भी हम इस बात को सोचते हैं। तो इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड चैप्टर में बेटा हम एटम के बारे में सारी थ्योरीज धीरे धीरे पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत अच्छे से हर एक वीडियो को देखना है, अपने हर दिन हर डेली होमवर्क को करना है। जहां भी डाउट आता है वो मुझसे आप मैसेज करके फोन करके पूछेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में भेजो, शेयर करो। एटम का सफर अभी तक 216 ईयर्स। बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।